Hello बच्चों, today we are providing the solution for the mains pattern test for the P phase. डेट किसकी है? व्हाट इज द डेट? 1 नवंबर 2020. ठीक है, तो पेपर के बारे में अगर देखें तो पेपर इजी टू मीडियम की कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है ना। अब इजी टू मीडियम में रखा जा सकता है। मैंने इजी टू मीडियम क्यों बोला? क्योंकि उसका कारण है, अगर आप क्या होता है, लास्ट ईयर के कुछ टॉपिक होते हैं, अगर वो इस साल आने लगते हैं तो वो क्या होता है, वो मीडियम लेवल की कैटेगरी में चले जाते हैं। होते क्वेश्चंस आसान है, बट क्या है कि मीडियम लेवल की कैटेगरी में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमने वो टॉपिक्स रिवाइज नहीं किए होते हैं, और कोई भी टॉपिक अगर हमारा रिवाइज्ड फॉर्म में नहीं है तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि आप जिस टाइम पर आपने पढ़ाई की थी, है ना। तो पेपर को हम इजी टू मीडियम की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, और जिसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्या है आप थोड़ा सा अच्छे लेवल में भी रख सकते हैं ना। कुछ क्वेश्चन है वो ठीक है थोड़ा, है ना। तो पेपर की ओवरऑल एनालिसिस मेरी इस तरीके से, अगर आप पेपर में स्कोर करें तो आपको 50% से ऊपर स्कोर करना चाहिए, अगर आप अच्छे से रेगुलर बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं तो, है ना। और बाकी और बच्चों अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे तो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आराम से, मतलब 60% से वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, और जो मेंस वाले बच्चे हैं वो भी, उनको भी अच्छा स्कोर करना चाहिए। जो बच्चे थोड़ा पीछे चल रहे हैं वो अपना अच्छा करने का कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए हम इसके बाद पेपर की 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी एनालिसिस करते हैं। चलिए ओके, चलो तो पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 51 इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स, है ना। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन नंबर। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट। इस पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पूछी। पहली चीज, सवाल को समझना बहुत जरूरी है कि सवाल में ओरिजिनली हमको क्या कैलकुलेट करना है। ओके, अब जो भी चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सवाल में, उसमें क्या लिखा है, दिस इज इन द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में लिखा है, इसका मतलब ये, अगर ऊपर वाला नंबर क्या है, इट इज अ वेरी बिग नंबर। अगर मैंने इस नीचे वाला 28 इज द नंबर, अगर मैंने इस नंबर को इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मान लो इस नंबर को मैं 28 इंटू इंटीजर प्लस समथिंग की फॉर्म में लिख पाया, तो बेसिकली 28 इंटू इंटीजर प्लस समथिंग, वो जो प्लस समथिंग है, व्हाट इज दैट इज अ रिमाइंडर। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर जो भी होगा, मान लो रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर 1 आया तो 1/28 विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि बाकी जो बचेगा वो तो इंटीजर बचेगा 28 से डिवाइड करने पर। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3⁻2003 लिखा है, इसको क्या करते हैं, इसमें जब 28 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3⁻2003 को सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 28 प्लस माइनस 1 इस टाइप की फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि हमने क्लास में सीखा है। बाइनोमियल थ्योरम हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी हैं और सम्स भी किए हैं ना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, 3 कितना 2003 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय 28 नहीं लिखते पहले अपन, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक। तो 3⁻2003, जरा इसको ब्रेक करते हैं। देखो 3⁻3 कितना होता है, 27 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 के मल्टीपल में ऐसा कुछ ब्रेक करने की कोशिश करता हूं कि ये 3⁻3 बन जाए और उसकी कुछ पावर हो। उसका फायदा क्या होगा, 27 मिलेगा। 27 को मैं लिख दूंगा 28 - 1। ओके, तो सिंपल सा काम मैंने क्या किया, इसमें से देखो 2003 मेरे ख्याल से 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 2001 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसमें से 2 3 बाहर निकाल लेता हूं। 3⁻2 अंदर क्या बचा, 3⁻2001। ओके, अब ये 3⁻2001 है, इसको क्या करें आप, बड़ा सिंपल सा काम है। 2001 को जरा फैक्टराइज कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, 3 का डिवाइड कर दो इसमें। तो 3⁻2 तो हमने बचपन में पढ़ा है, कितना होता है, 9 होता है। ओके, फिर कितना मिला, इसको लिख दो 3⁻3 इसकी पावर 667। कैन वी राइट दिस? ओके, एग्री? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब इसी को लिखते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखने की कोशिश करेंगे। इसी कितना बना 27, तो इसको यहां पर लिख देता हूं मैं 9 इंटू 27 और रेज टू पावर 667। ओके, ये लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे ही मैंने इस तरीके से लिखा, मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूंगा 9 इंटू 28 - 1 रेज टू पावर 667। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे 28 - 1, अब मैं क्या करता हूं, इसका एक्सपेंशन लगाता हूं बाइनोमियल, है ना। अब इसका जैसे ही मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, 9 इंटू कितना मिला, 9 इंटू मिला 667
C0 इंटू 28 raised to power 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सेकंड टर्म क्या मिलेगा 667C1 इंटू 28 raised to power 1 हो गया, ये नेगेटिव हो गया, C1 है तो नेगेटिव, मतलब एक तरीके से अगर आप प्लस लगाना चाहें तो आप प्लस लगा लो, -1 की पावर 1 लगा लेना, और यहां पर क्या लिखना, दिस पावर विल बी 667 है ना, इस तरीके से हो गई, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा बच्चों, देखो सेकंड लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका 667C666, ओके। जब आप लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे 28 साथ में लिखेंगे और -1 raised to power 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 666। लेकिन जैसे ही आप आखिरी वाले टर्म पर आएंगे तो आखिरी वाला टर्म आपको क्या मिलेगा 667C कितना हो गया 6667 है ना, इंटू ये प्लस में हो गया -1 की पावर 667, ओके, -1 की पावर कितना है 667। अब आप ध्यान से देखें तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर अगर आप पूरा कैलकुलेट करें तो यहां से लेकर यहां तक जो टर्म है, सबसे पहली चीज एनसीआर तो इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सब इंटीजर है। अब डेफिनेट बात है 3 raised to power 2003 इज अ वेरी बिग नंबर। अगर उसमें अब ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर क्या है, ये नंबर जो होगा ये क्या मिलेगा, ये पूरा आपको इंटीजर मिलेगा, और इसमें क्या होगा 28 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 28, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे इसे 9 टाइम्स कितना लिखा 28 इंटू आई इज अ वेरी बिग नंबर, आई क्या है इट इज अ वेरी बिग नंबर, कितना बिग है वेरी बिग नंबर, ठीक, क्योंकि इसमें अगर आप देखें 28 raised to power 667 आई थिंक इट इज अ वेरी बिग नंबर है ना। अब यहां पर ये जो लिखा जाएगा दिस नंबर विल बी व्हाट नेगेटिव, इसका वैल्यू कितना होगा 667C667 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट -1, ठीक, यहां पर रख दिया, डन। अब नेक्स्ट नंबर आपने क्या लिखा 9 इंटू 28 I -1। अब ध्यान से देखो, अब ये जो नंबर मिला अगर आप इस वाले नंबर को देखें तो ये एक तरीके से क्या है 28 टाइम्स I1 है कि नहीं है, 28 टाइम्स क्या है I1 है। अच्छा, और जो दूसरा नंबर बचा वो -9 बचा। अब मुझे बताओ अगर आप ये नंबर लिखा हुआ है इसमें आप किसका डिवाइड करेंगे 28 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा -9 हो सकता है क्या रिमाइंडर, क्या -9 रिमाइंडर हो सकता है। क्लास में एक ट्रिक और बताई थी, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर दो इस 28 में इस ये जो I1 लिखा है ना इसमें से एक इंटीजर बाहर निकाल के ले आओ, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा -9 प्लस 28 दैट इज नथिंग बट व्हाट, आपका कितना हो गया -9 प्लस 28 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 19, ओके। तो 19 इज द रिमाइंडर, इसका मतलब अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूं तो बाकी नंबर तो इंटीजर आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो किसका वैल्यू रह गया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वैल्यू रह गया 19 का। तो जो रिमाइंडर होगा, तो अगर आप इसके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ किसकी बात करें 3 raised to power 2003 डिवाइडेड बाई 28, अब इसको क्या लिखोगे ना 28 I1 और ये रिमाइंडर, तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 19/28, दिस इज द आंसर फॉर दिस नंबर क्वेश्चन, ओके। हाँ तो बच्चों नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 52, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है 0 से लेकर π/2, π/2 मतलब कितना होता है 1.57, तो आप π/2 को एज अ रेडियन काउंट करो, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो इसमें क्या लग रहा है बच्चों फ्रैक्शन लगा है, 0 से लेकर 1 तक आप ब्रेक कर दो, 0 से 1 तक साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अभी 1 मत लिखो, चलो π/2 लिखा रहने दो है ना, इंटू dx है ना। तो बच्चों क्या है अगर आप 0 से लेकर इसमें 1 तक जाओगे तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना, 0 से लेकर 1 साइन ऑफ x, अब फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0 इंटू dx प्लस 1 से लेकर कितना π/2 कितना मिला आपको साइन x माइनस 1 इंटू dx, ओके बच्चों क्लियर है। अब सिंपल सा काम है, यू कैन इंटीग्रेट दिस, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x विद नेगेटिव साइन, इस पर लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, ठीक है, और प्लस में क्या लिख देते हैं हम 1 से लेकर π/2, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइन x का क्या हो गया
cos x है ना, माइनस cos x माइनस 1, इसको कहां से लेकर 1 से लेकर हम पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख दिया आपने, 1 लिख दिया, प्लस कॉस 0 लिख दिया, फिर यहां पर आपने क्या लिखा, माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कितना 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, कॉस 1 क्या हो गया, कॉस 1, माइनस क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 1। दिस इज द आंसर, सी द ऑप्शन, व्हाट इज कौन सा ऑप्शन है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, हाँ तो बच्चों नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 53। सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स क्यूब दिख रहा है, बस क्या करना है, इस एक्स क्यूब को देखना है और ऊपर एक्स की पावर 5 देखो। जैसे ही आप इनको देखेंगे तो आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, एक्स की पावर 5 को क्या है, मैं ब्रेक कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे ब्रेक करके इसे, 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, इसको ब्रेक कर दो तो इसे लिख दोगे आप एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है ना। अब जैसे ही आपने ये लिख दिया, अब इसके बाद एक चालाकी तो क्या है कि आप डायरेक्टली एक्स क्यूब को टी मान लो। अब दूसरा चालाकी क्या है, और अच्छी चालाकी है, व्हाट इज दैट गुड थिंग, कि आप 1 प्लस एक्स क्यूब को सीधा टी स्क्वायर मान लो। क्या करो, 1 प्लस एक्स क्यूब को सीधा टी स्क्वायर मान लो। तो आप क्या करें, 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर टी स्क्वायर, तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 2t अपॉन कितना 3 इंटू डी टी। ओके, तो रख देते हैं यहां पर सवाल में। ठीक, तो जैसे ही आप इस चीज को इसमें रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इसको रख देते हैं यहां पर, कितना आया, देखो एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 1, देखो मिल गया, बढ़िया। एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखा, टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2/3 इंटू 2/3 टी इंटू डी टी। और अगर ध्यान से देखो तो 1 प्लस एक्स क्यूब को आपने क्या लिखा है, टी स्क्वायर लिखा है, इसका अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, टी मिलेगा। तो जैसे ये टी मिलेगा, ये टी और टी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो 2/3 बड़े मजे से बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके बच्चों, जैसे ही आप इसको लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है, अपना बच्चा है ना। तो कितना मिला, 2/9 टी क्यूब माइनस 2/3 टी। अब आप ऊपर से उठाकर टी का वैल्यू रख दें, टी बराबर कितना है, 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1 प्लस एक्स क्यूब का अंडर रूट। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2/9 इंटू 1 प्लस कितना हो गया एक्स क्यूब, इसकी पावर कितना, इसकी पावर कितना लगाओगे, इसकी पावर कितना लगाओगे 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2 माइनस 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, इसकी पावर 1/2 प्लस सी। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे यू विल गेट द सॉल्यूशन। हाँ तो बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 प्लस साइन एक्स है ना। अब यहां से देखते ही क्या है, हमारे दिमाग में एक दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में आती है कि 1 प्लस साइन एक्स जो है ना, उसे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप ऐसा लिखोगे, या तो एक तरीके से ये भी कर सकते हो, इसका एक ऑप्शन और दिया है। ठीक है, एक और बढ़िया तरीका है इसको करने का, वो मैं क्या करता हूं, इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स इन द अंडर रूट, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इन द अंडर रूट। अब देखो सम में मेरे ख्याल से कुछ दिया हुआ है ना, x का वैल्यू क्या दिया है, सम में 0 से लेकर π/2 दिया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा आपका, वो कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। जब कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, मॉड कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, इस सवाल में गलती हो सकती थी, अगर आप सवाल क्या है आपका, सवाल में उसका वैल्यू π/2 से लेकर पाई दिया होता तो, है ना। तो उस केस में क्या होता है आपका, मॉड कॉस एक्स का जो मॉड है वो नेगेटिव साइन ओपन होता है। लेकिन इस सवाल में ज्यादा टफ सवाल नहीं है, इसलिए इसमें सिंपल सी चीज आपको कॉस एक्स वो क्या दे रखा है आपका, 0 से π/2 दे रखा है। मतलब ये कॉस एक्स होगा, इसको जब आप ओपन करेंगे मॉड कॉस एक्स से ओपन होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 से π/2 है तो डायरेक्टली इसे पॉजिटिव से ओपन कर दो। ओके,
अब क्या करना है इसके बाद, तो बड़ा सिंपल सवाल है, 1 माइनस साइन एक्स को क्या कर लें, टी मान लें। जैसे ही 1 माइनस साइन एक्स आपने टी माना, तो यहां से बच्चों क्या मिला, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ओके, जैसे ही माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी मिल गया, अब इसमें रख दो, इसमें ये क्या हो गया आपका, माइनस में आ गया 1/√, के अंदर टी इंटू डी टी। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है बताओ। डन। नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस, है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो माइनस क्या हो गया, 2√t प्लस सी। ओके, और टी का वैल्यू उठाकर यहां से रख दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, ये रहा टी। टी का वैल्यू उठा दो, कितना मिला, -2 √ के अंदर कितना मिला, साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। यू कैन चेक आउट द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है। अब अगर आपको दूसरा ऑप्शन भी चेक करना है तो आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसको क्या लिख दो, sin x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर लिख दो। अब क्योंकि sin x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर अगर आप लिखना, क्योंकि एक आध ऑप्शन में मेरे को नजर आ रहा है ना, ठीक है, तो वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। जब आप इसे ओपन करेंगे ना तो क्या मिलेगा, देखो अगर आपको और इसको देखना है तो -2 टाइम्स, उसमें क्या लिखोगे, sin x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, मॉड मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो हाँ, बोलो क्लियर है। तो यहां से आप इस मॉड को ओपन करके देख सकते हैं 0 से π/2 में कैसे ओपन होगा। ओपन करेंगे तो मेरे ख्याल से sin x/2 में x/2 का वैल्यू 0 से π/4 है, ये 0 से π/4 है, और मेरे ख्याल से 0 से π/4 में cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2 होता है, आई थिंक, है ना। तो इसे क्या करेंगे, विद नेगेटिव साइन ओपन करेंगे, तो प्लस में हो जाएगा 2 cos x/2 माइनस 2 sin x/2, ठीक है ना। तो जैसे ही आप चेक करेंगे, ये गलती से मैंने रॉन्ग लिख दिया, तो ये ब्रैकेट क्या होगा, ये ब्रैकेट विद नेगेटिव साइन ओपन होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी विद नेगेटिव साइन एंड दिस विल बी विद द पॉजिटिव साइन। अगर ये पॉजिटिव से होता है नेगेटिव से होता तो उस केस में हमारा ऑप्शन आ सकता था, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर एक रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये किसी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते थे। एक तरीका तो आप क्या है, डायरेक्टली 1 प्लस साइन एक्स को sin x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर लिख दो। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, इससे भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको ये दिया है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और क्वेश्चन थोड़ा आसान है, मतलब थोड़ा सा अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में फील आ रही होती तो मे बी पॉसिबल आप इसको कुछ कर सकते थे ना। तो यहां पर क्या लिखते हैं, x² प्लस a प्लस डी इंटू एक्स प्लस के। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको क्या है, ये सेटिस्फाई करता है। अब ये क्या है, ये 2 डिग्री इक्वेशन है ना। तो हैमिल्टन इक्वेशन से अगर मैं इसको लिख देता हूं तो a² माइनस a प्लस डी अभी सेटिस्फाई करता है ना इसको, इंटू a प्लस के इंटू आई लिखना पड़ेगा मेरे को कि नहीं लिखना पड़ेगा। देखो, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता हूं, इसमें चालाकी करता हूं, मैं इसकी हैमिल्टन वो इक्वेशन निकाल लेता हूं जो इक्वेशन पढ़ी है ना अपन ने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप क्या करते हैं, a माइनस लेमडा इंटू आई का वैल्यू निकाल के देखो। तो जैसे ही आप a माइनस लेमडा आई निकालोगे बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट जिसको 0 करोगे ना, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, कितना मिला, a माइनस लेमडा आई। a माइनस आई का वैल्यू तो 1 होता है, तो a माइनस कितना हो गया, लेमडा, ठीक है। और यहां पर c बन गया, यहां पर क्या बना b, यहां पर क्या मिला d माइनस लेमडा इन द मॉडुलस। जैसे ही इस तरीके का मिला, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ओपन कर सकते हैं, कितना मिलेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, है ना, लेमडा स्क्वायर माइनस क्या मिला आपको, ए प्लस डी, इंटू कितना मिलेगा आपको, लेमडा मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा आपको, ए डी माइनस बी सी और मिलेगा, ए डी माइनस बी सी बराबर 0। अब मेरे ख्याल से इस वाली ये क्या है, अब यहां से हम हैमिल्टन इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना हैमिल्टन इक्वेशन, तो अपन लिख सकते हैं क्या कि ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x² माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी बराबर 0, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन दोनों को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है, ये वाला पार्ट सेम है, मतलब ये के वाला किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से के बराबर कितना मिल गया, ए डी माइनस बी सी,
दिस इज आंसर। क्लियर है बच्चों? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 50। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 56। सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है कि एक सेट दिया है, ये -3 -2 -1। अच्छी बात क्या है कि -3 है तो +3 भी है, -2 है तो +2 भी है, -1 है तो +1 भी है। इससे क्या है, हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, एक स्क्यू ऐसा बोला है कि आपसे हम इन एंट्रीज से कितने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्केलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है ना, कितने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं या फिर स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, इसमें स्केलर मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों में बांट लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्क्यू बनाऊंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज 1 2 3 3 क्रॉस 3 का बनाना है। ये तीनों एंट्री गारंटी 0 होनी चाहिए। अब मुझे एंट्री कौन कौन सी भरनी है, ये भरनी है, ये भरनी है और ये भरनी है। अगर ये वाली एंट्री भर दी, ये वाली एंट्री भर दी, ये वाली एंट्री तीनों भर दी तो डेफिनेट बात है ये वाली एंट्री फिक्स हो जाएगी, ये फिक्स हो जाएगी, ये भी फिक्स हो जाएगी और ये भी फिक्स हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये भी फिक्स, ये फिक्स होते ही तो ये फिक्स हो गई, ये फिक्स हुआ तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया तो ये फिक्स हो गया, और ये वाली तो बेचारी फिक्स होती है। तो बेसिकली मुझे भरनी क्या है, सिर्फ 3 एंट्री भरनी है। कौन कौन सी एंट्री? एक ये वाली एंट्री, इस वाली जगह भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 7 चॉइस, 7 चॉइसेस। यहां भरने के कितने तरीके हैं? 7। यहां भरने के कितने तरीके हैं? 7। तीनों को साइमल्टेनियस भरना पड़ेगा ना। जब तीनों को साइमल्टेनियस भरूंगा तो क्या लिखूंगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7 का क्यूब। ठीक है, इसमें कितने आ गए? ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इतने बनाए जा सकते हैं। इसके बाद किसका नंबर आता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब यहां की जो एंट्री होनी चाहिए ए ये सब 0। डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एंट्रीज एंड द डायगोनल एंट्रीज में जो भी एंट्रीज हो सारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताओ स्केलर मैट्रिक्स में मुझे एक तरीके से एंट्री, सिंगल एंट्री तो भरनी है, तो सिंगल एंट्री भरने की मेरे पास कितनी चॉइस है? फॉर ए हाउ मेनी नंबर ऑफ चॉइस आर देयर? 7। बट प्रॉब्लम हो गई एक। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन 7 एंट्री में एक एंट्री 0 0 0 भी होगी, और जब 0 0 0 होगी तो नल मैट्रिक्स मिला होगा। एक नल मैट्रिक्स पहले यहां मिल चुका है, बताओ कैसे मिला है? जब यहां वाली एंट्री 0, ये 0 और ये 0, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। तो जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7⁻³ प्लस 7 माइनस 1। ये 1 क्या है? नल मैट्रिक्स, जो कि क्या हो गया है? एक से ज्यादा बार रिपीट होकर आ गया है। तो आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7⁻³ प्लस 6, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है बच्चों? तो बहुत आसान सवाल था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट इज वन ऑफ द गुड टॉपिक, डेफिनेटली वी कैन स्कोर इन दिस टॉपिक, है ना। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 57। ओके, हाँ तो बच्चों ये सवाल दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है आपको कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का टर्म दे रखा है। इसमें आपको बोला है कि टर्म इसको एक्सपेंड करते हैं अगर, तो ऐसा टर्म बताना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो? आपका एक्स हो। तो ऐसे टाइप के सवाल हमने खूब सारे किए हैं, 11th में करते हैं हम लोग। तो सिंपल सा काम है, इसमें क्या करते हैं हम? जिसका जनरल टर्म निकालते हैं ना। तो जैसे ही आप इसका जनरल टर्म निकालेंगे TR+1 क्या होता है बच्चों? 9CR इंटू 3/2 इंटू क्या लिखते हैं? x², इसकी पावर कितना? 9 - R इंटू -1/3x, इसकी पावर कितना? R। ओके, जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है? 9CR जो x हमारे साथ में नजर आ रहा है उनको एक साथ लिख लो, 3/2 इंटू ये, इसको -1/3 को साथ में ले आओ, इसकी पावर 9 - R हो गया। ठीक है, जैसे ही 1/3 लिखोगे इसकी पावर R हो गया। यहां से देखो तो x² की पावर कितना हो गया? 9 - R, इसकी पावर कितना? 9 - R, और यहां से x की पावर कितना आ गया बच्चों? -R आया। ओके, तो अगर आप इन दोनों x की पावर को मिला दें, तो जैसे ही इन दोनों x की पावर को मिलाएंगे तो x की पावर ओवरऑल कितना हो जाएगा? 18 - 3R। अब हमको क्या बोला है सवाल में? हमको सवाल में बोला है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द, किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। x से इंडिपेंडेंट होने के लिए x की पावर कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। x की पावर 0 होने के लिए क्या होगा? 18 - 3R को 0 रख दो,
तो जैसे ही आप 18 माइनस 3r बराबर 0 लिखेंगे, r बराबर बड़े मजे से 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो ठीक है, चलो पूछा है आपसे कि भाई इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ उसके x की पावर का कोफिशिएंट निकालो, लेकिन मान लो अगर पूछा होता व्हाट इज द कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, तो इसमें क्या बोलेंगे tr+1, तो 7 टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस r का वैल्यू 6 यहाँ पर पुट कर दो। जैसे t 6+1 निकालोगे तो r का वैल्यू 6 रखते ही कैलकुलेट कर लो, 9c6 इंटू 3/2 रेज टू पावर 3 इंटू -1/3 रेज टू पावर कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, और x की पावर तो 0 ही आने वाली है। तो फाइनली जो कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, t7 इज इक्वल्स टू 9c6 इंटू 1/6, 1/6 ही आ रहा है, हाँ 1/6, इसकी पावर कितना 3 आ रहा है शायद, है ना, 1/6 रेज टू पावर कितना हो गया 3, है ना। दिस विल बी द आंसर, यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट। ठीक है, सिंपल सॉल्व, है ना। 11th का टॉपिक है, थोड़ा सा रिवाइज करो, भूल गए हो तो रिवाइज करो, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 50। हाँ तो बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन में अपने को इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है। इसको क्या करो, उसको न्यूमरेटर को क्या करो, थोड़ा सा ओपन करो, है ना, न्यूमरेटर को देखते हैं खाली। न्यूमरेटर जरा आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये फैक्टराइज कर लेता हूं, साइन x की पावर 4 प्लस कॉस x की पावर 4। ओके, ये जो दूसरा पार्ट होगा इसका क्या होगा, इसको फैक्टराइज करके क्या लिखोगे, साइन x की पावर 4 प्लस कॉस x की पावर 4, है ना, इंटू क्या लिखोगे, साइन x की पावर 4 माइनस कॉस x की पावर 4। ओके, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इस वाले पार्ट को जब आप ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को लिख देना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इस तरीके से अपन लोग इसको लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या बन गया, ये बन गया माइनस कॉस स्क्वायर 2x, इसको लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस वाले पार्ट को जब आप लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, माइनस क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ध्यान से देखो डिनोमिनेटर भी क्या लिखा है, सेम ही लिखा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अच्छा, यहां पर इस वाले पार्ट को तो 1 लिख दो, इस वाले पार्ट को क्या लिखोगे, माइनस कॉस 2x। ओके, फॉर्मूला सब बच्चों को पता होता है, और ध्यान से देखो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, जैसे ये टर्म कैंसिल आउट हुआ क्या बचा, माइनस कॉस 2x, उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 59। इसमें बोला है f' आपको ये दिया है, तो ऐसे टाइप के सवाल हमने क्लास में करना सीखा है। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे टर्म आते हैं तो ऊपर नीचे किसका डिवाइड करते हैं अपन, कॉस स्क्वायर एक्स का या फिर साइन स्क्वायर एक्स का। कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, तो fx जो मिलेगा वो इंटीग्रेशन मिलेगा f' इंटू dx, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें ऊपर नीचे बच्चों क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या मिला आपको, 2 इंटू 10x प्लस 3। ओके, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, 2 10x प्लस 3 पूरे को t मान लो, तो 2 10x प्लस 3 बराबर कितना हो गया बच्चों, t। तो जैसे ही आपने इसको t माना तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, dt अपॉन 2। क्लियर है बच्चों। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/2, और ये कितना हो गया 1/, तो मेरे ख्याल से t रेज टू पावर कितना बन गया, -2 बन गया शायद, इंटू dt। जैसे ही आपने इसे इंटीग्रेट किया तो क्या मिला आपको, -1/2 इंटू t प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दो, -1/t इंटू 2 10x प्लस 3 प्लस c।
जैसे ही इसको इंटीग्रेट किया यू विल गेट द आंसर। सॉरी, इसकी पावर क्या लगी, इसकी पावर -1 आएगा, है ना, मैं लगाना भूल गया। दिस विल ऑल्सो बी व्हाट, -1, है ना। तो जैसे इंटीग्रेट किया है, देखो आप चेक कर लो व्हाट इज द आंसर, कौन सा आंसर मैच हो रहा है। जो भी आंसर मैच होता है दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ तो बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास में करना सीखा है ना। कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें से x की पावर 5 को बाहर निकाल लो। जैसे ही आप x की पावर 5 बाहर निकालोगे तो dx अपॉन कितना मिलेगा, x रेज टू पावर 2, x की पावर 5, तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5, इसकी पावर कितना होगा 4/5। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसकी पावर 4/5। इसकी पावर 4/5 लगाओगे तो क्या बन गया, x की पावर 4 बन गया, 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। ऊपर जाकर कितना बन गया बच्चों, x की पावर -6 इंटू डी एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर -5, इसकी पावर 4/5। ठीक है, सिंपल सवाल है। इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर -5 को t मान लो, -5 इज इक्वल टू टी, तो x की पावर -6 इंटू डी एक्स बराबर -1 कितना हो गया 5 इंटू डी टी। ओके, जैसे ही आपने ये लिखा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपल आप, -1/5 इंटू डी टी, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी रेज टू पावर 4/5। इसको मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा इंटीग्रेट कर सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/5 इंटू टी रेज टू पावर 1/5 अपॉन 1/5, तो माइनस टी रेज टू पावर 1/5 प्लस सी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूं, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर मैच कर सकते हो आप। अब टी का वैल्यू आप यहां से उठा के पुट कर दो। टी का वैल्यू कितना है, टी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 प्लस एक्स रेज टू पावर -5, इसकी पावर 1/5 प्लस सी। अब इसको 1/, में ले जाओगे तो एक्स आ जाएगा जैसा आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों 61 नंबर क्वेश्चन में अपने को इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला काम क्या दिख रहा है मेरे को, 5/2 नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 13/2 नजर आ रहा है। अब यार इस ऐसे सवालों में अपने को क्या करना होता है, थोड़ी जुगाड़ लगानी होती है ना। वो जुगाड़ क्या होती है कि आप सवाल को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 5/2। अगर जैसे मैं 5/2 को अगर मान लो थोड़ी देर के लिए टी मानता हूँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3/2। मैं देखता हूँ सवाल में मुझे बाहर कहीं 3/2 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने देखा तो मेरे को एक्स की पावर 13/2 नजर आया, और जैसे ही मैंने एक्स की पावर 13/2 को लिखा, एक्स की पावर 3/2 लिख दिया, इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 1/2। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा मेरे को सवाल में क्या है थोड़ा मजा आ गया। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐसा लिखा सवाल में क्या है मेरे को थोड़ा सा मजा। अब मजा कैसे आया सवाल में कि भाई ये जो लिख रहा है ना 1 प्लस एक्स की पावर 5/2, एक तो तरीका है एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 को टी मान लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 ना तो सीधे टी स्क्वायर मान लो। उसका फायदा क्या होगा, ये अंडर रूट ही गायब हो जाएगा, और ये अंडर रूट का गायब होते ही सवाल और आसान हो जाएगा, है ना। ठीक, तो मान लेते हैं, तो क्या माना अपन ने, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 5/2 तो बाहर मिल गया, x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों, यहां से 2 आएगा यहां से भी 2 आएगा, तो 4/5 इंटू कितना मिला t इंटू डी टी। आनंद आ गया सवाल में, देखो अब देखो मजा आ जाएगा। इसके बाद x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स को लिख दो 4/5 इंटू टी इंटू डी टी रख देते हैं भाई, और x की पावर 5/2 की जगह पर क्या लिखोगे टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर -1, तो बच्चों क्या मिला टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये दोनों मिलकर बने 4/5 इंटू कितना, इंटू अपने को मिला क्या, एक तो ये टी मिलेगा, एक तो ये टी मिला और एक ये टी मिला, 4/5 टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको जरा सा ओपन कर लेते हैं, इसको जरा सा ओपन किया तो 4/5, कोई भी बच्चा ओपन करना जानता है इसको, है ना, इंटीग्रेट कर दिया तो टी रेज टू पावर कितना मिला 4, और ये बाहर 2 पावर है तो ये कितना मिल गया टी रेज टू पावर 6 मिल गया, है ना। ठीक है, अब उसके बाद प्लस क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, यहां पर मिलेगा 2t स्क्वायर, तो 2 टाइम्स टी स्क्वायर तो 2 टाइम्स टी की पावर 4 हो गया, और एक 1 मिलेगा तो प्लस में क्या मिल गया टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों,
इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4/5 तो बाहर रह गया, t⁻7/7 माइनस t⁻5/5 इंटू 2 प्लस t³ इंटू प्लस कितना हो गया c। तो जैसे ही आप इसमें कैलकुलेट करोगे इसकी आप वैल्यू ऊपर से उठा के वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू आप ऊपर से उठाकर यहां पर पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा है तो मैं ही पुट करके बता देता हूं आपको, है ना। थोड़ा सा मेरे बोर्ड पर क्या जगह नहीं है इसलिए मैं पुट नहीं कर रहा था, फिर भी कुछ बच्चों के मन में इच्छा जागृत होगी कि भाई सर लिख दें x⁵5/2 इसकी पावर 7 अपॉन कितना 7, है ना। तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस में लिख दो 2 इंटू 1 प्लस x⁵5/2 इसकी पावर 5/5 और प्लस में लिख दो 1 प्लस x⁵5/2 इसका क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और इस पूरे के आगे ब्रैकेट लगा दो। जैसे ही ब्रैकेट लगाओगे, और एक ब्रैकेट और लगाना है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा ना ये आउटर के लिए, ठीक है। इसको देख लो, ये भी जो भी आपका ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो बच्चों आपको ये सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 62, है ना। 62 में ये दिया है, इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू दी है और आपको बताना है कि ये 0 से लेकर 2π के बीच में कितने सॉल्यूशन इसके आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, हम क्या करते हैं इसको ओपन कर देते हैं डायरेक्टली पहले कॉलम के अकॉर्डिंग। क्या मिला आपको sin 3θ, ब्रैकेट के अंदर कितना मिलेगा आपको 7, ये 7 मिल गया है ना, ठीक है। ये 4 - 3 है ना, और माइनस क्या मिलेगा आपको, माइनस में cos 2θ मिलेगा। जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो ये 14 आ जाएगा, 2θ ये कितना मिलेगा आपको 7 + 7 है ना, 14 हो गया। फिर इसके बाद आप 2 के साथ में कैलकुलेट कर लें तो आपको कितना मिलेगा, माइनस में 14 मिलेगा, है ना, ठीक है। इसमें से क्या करें बच्चों, आप इसमें से आप 7 कॉमन निकाल लें तो sin 3θ बचेगा, यहां बचेगा 2 इंटू cos 2θ - 1 = 0, है ना, ठीक है। इसमें क्या करें, इसमें आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें sin θ आ जाए, तो 2 इंटू कितना मिला 2 sin² θ -1 = 0, यहां पर लगाते हैं sin θ -4 sin³ θ। जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे और इसको ओपन करेंगे तो आपको जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो मैं आपको उस क्वाड्रेटिक को लिखकर बता देता हूं, है ना। वो क्वाड्रेटिक क्या आएगी, वो मिलेगी आपको 3 sin θ -4 sin² θ माइनस मिलेगा 4 sin³ θ, है ना, बराबर 0, ठीक है ना। तो आपको ये क्वाड्रेटिक मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक को जैसे ही आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने में हम लोग टाइम खर्च नहीं करते हैं, 3 sin θ, ठीक है, ब्रैकेट में मिलेगा आपको 3 sin θ के sin θ, ब्रैकेट में मिलेगा 2 sin θ -1 इंटू 2 sin θ + 3 = 0, ठीक है। अब यहां से आपको ये 3 सॉल्यूशंस आपको मिल गए। अब ये जैसे ही 3 सॉल्यूशंस मिले, आप इन सॉल्यूशन को क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक चाहो तो करना कर सकते हो। तो यहां से एक तो sin θ क्या बराबर 0 हो गया, एक यहाँ पे से sin θ बराबर कितना आ गया बच्चों 1/2, sin θ बराबर 1/2 से 0 से 2π के बीच में क्या क्या सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, π/6 और 5π/6। इसके क्या सॉल्यूशन मिलते हैं, एक तो 0 मिलता है, एक पाई मिलता है, एक आपका 2π मिलता है। तो टोटल सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, π/6 5π/6 0π एंड 2π। दीज आर द सॉल्यूशंस बिटवीन व्हाट, आपका जो भी आपको पूछा गया है 0 से 2π के बीच में। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 63। आसान सा सवाल है, देखने से लग रहा है एक तरीका तो क्या है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो। क्या जरूरत पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की, डायरेक्टली इसमें से क्या करो x² बाहर निकाल दो। जैसे ही आप x² बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा आपको, ये बनेगा x² बाहर निकाला तो क्या बना, ये x³ बन गया, ऊपर जाकर क्या बना x⁻³ -3, नीचे क्या बन गया 1 + x⁻² -2, ठीक है। इस पूरे को t मान लो तो ऊपर क्या लिखा है, dt की फॉर्म में लिखा है बराबर t, तो dx कितना हो गया आपका, यहां से मिला इंटू dx -1/2 इंटू dt, ठीक है। जैसे आप ऐसा लिखेंगे कितना हो गया बच्चों, इसमें कन्वर्ट हो गया -1/2 dt/t, तो -1/2 ln के अंदर t इन द mod + c। आपके जो पेपर में सॉल्यूशन में दिया है वो लॉग दिया है
आईआईटी में वो मानकर चलना है कि अपने को लॉग क्या है, उसका बेस ई है। आईआईटी में जब भी पेपर में आएगा तो उसमें आपको ये चीज अगर लॉग दिया जाएगा तो उसमें बोला जाएगा व्हाट इज द बेस ऑफ दैट, है ना। लेकिन अभी क्या अपने पेपर में अपन मान सकते हैं लॉग जो है वो क्या है आपका, वो एल को लॉग कह देंगे, है ना। ठीक है, वैसे आईआईटी में ऐसा नहीं माना जाएगा। बराबर कितना हो गया, -1/2 एल के अंदर कितना 1 + x⁻² -2 + c। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके डन। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप लिखें तो 1 + x² तो पॉजिटिव नंबर होता है, तो सवाल में क्या है इसलिए मॉड लगा नहीं होगा, तो इसे लिख देते हैं 1/2 और ये जो -1 है इसको पावर में ले जाओ अंदर। ln के अंदर कितना मिलेगा 1/1 + x⁻² -2 + c। दिस विल बी द आंसर दैट इज गिवन एज इन द ऑप्शन, है ना। हाँ तो बच्चों सवाल ऐसा दिया है कि आपको 64 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2x + 3y + 6z है और कुछ दिया है +z है, सॉरी दिस इज नॉट 6z, 2x + 3y + z। इसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या है आपका 1296। अपन ने सीखा है पहले लास्ट ईयर, तो आपको बताने हैं इसमें ये जो सम दिया है इसमें आपके कितने रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब तक वो फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम इसके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो यहां पर क्या किया अपन ने, सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, यहां पर जो जो आपके वेरिएबल्स उन सबकी वैल्यू 1 रख दो। कितना मिला 2 + 3 + z, z कितना है, इट शुड आल्सो बी 1, है ना। तो n इसके किसके इक्वल होना चाहिए 1296। आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है 6⁻n = 1296। 1296 क्या होता है 6⁴, तो n = कितना आ गया 4 आ गया। ओके, अब आपको ये सवाल दिया है, क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन ये दिया है कि आपको 2⁻1/2 और 7⁻1/8 इसकी पावर 400 में आपको रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम हम इसका r+1 टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं ना। जैसे ही जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 400c, क्या लिखेंगे r इंटू 2 पावर क्या लिखेंगे 400, 2⁻1/2, 2⁻1/2 400 माइनस r इंटू कितना लिखेंगे 7⁻r/8। ओके, तो जैसे ही आप ये r/8 देखेंगे, अब देखो यहां से क्या होना चाहिए, जो r होना चाहिए दैट शुड बी इवन इंटीजर यहां से, लेकिन यहां से क्या होना चाहिए 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 8 का मल्टीपल है तो इवन इंटीजर अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये 400 है। अगर इसमें से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे या आपका मल्टीपल ऑफ 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो भी बचेगा वो मल्टीपल ऑफ 2 तो बचेगा ही गारंटी, है ना। तो यहां से बस आपको एक चीज ध्यान देखनी है, r/8 बिलोंग्स टू होल नंबर हो जाना चाहिए, क्योंकि r/8 होल नंबर है तो डेफिनेट बात है r/2 भी होल नंबर होगा। r/2 होल नंबर है मतलब ये पूरा होल नंबर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो r/8 बिलोंग्स टू होल नंबर, इसका मतलब r बिलोंग्स टू 0, 8, उसके बाद कितना हो गया आपका 16, उसके बाद 24 डॉट डॉट डॉट, ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा 400 तक जाएगा। क्लियर है बच्चों, अगर ये 400 तक जाएगा तो मेरे ख्याल से आप लोग टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 × 5 कितना होता है, 8 से लेकर 400 तक कितने टर्म्स होते हैं आपके, दैट इज 50, और ये एक 0 भी हो गया तो कितने टर्म्स हो गए, टोटल मिला के टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स इक्वल्स टू 51, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 0 1 2 3, अगर आप होल नंबर में होल नंबर की वैल्यू देखें तो 0 1 2 3 अप टू कहां तक 50 तक जाएगी। तो 0 से लेकर 50 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं आपके 51 टर्म्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गलती से इस क्वेश्चन में मैंने 64 लिख दिया, दिस इज द 63th क्वेश्चन। ओके, नाउ उसके बाद हम 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें 64 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2 बार है, तो जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया होगा वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो, मेरे को जो पेपर दिया हुआ उसमें 64 नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो मैंने राइटिंग मिस्टेक नहीं की थी। अभी एक और 64 नाम से क्वेश्चन है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो भी आपके पेपर में आया होगा आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें अपन को इंटीग्रेट करना है, ऐसे है ना। ये मेरे पास 64 नाम का एक और क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना। ठीक, वैसे जरूरत तो नहीं थी लेकिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मे बी पॉसिबल ये आपके पेपर में आया होगा ना, ठीक। तो 0 से लेकर कहां तक अपन क्या करते हैं, सिंपल इसमें x² = t पुट कर देते हैं। x² बराबर क्या कर देते हैं
टी पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t, और देखो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 9 हो जाएगा, है ना। 0 से लेकर 9 हो जाएगा तो ये क्या हो गया टी इंटू डी टी, है ना। अब इसको क्या अपन ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली पार्ट्स में, 1/t, है ना, 0 से 1, है ना। 0 से 1 में क्या हो गया 0 इंटू डी टी हो गया, फिर उसके बाद 1 से 2 1 इंटू डी टी हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कहां तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा हमारा आपका 8 से लेकर 9 8 इंटू डी टी, है ना। ठीक है, तो जैसे ही इसको सबको आप इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 1/t, 1/t नहीं है, दिस इज 1/2 है ना, मैंने गलती से t लिख दिया, ठीक है, दिस इज 1/2। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू कहां तक 8 मिलेगा। ठीक है, इसका सम आपने एपीजीपी में सॉल्व करना सीखा है, कितना होता है बच्चों 1/2 8 इंटू 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, आंसर विल बी 18। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द आंसर, है ना। ठीक है, तो 18 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारा 0 के इक्वल है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो अपने को पी क्यू आर के बारे में बताना है कि एपी में जीपी में होगा, जीपी में या एचपी में, किस में होगा, कौन सी सीरीज में होगा। ठीक है ना, तो अपन इसमें से सीधा कैलकुलेट करके बता सकते हैं। देखो इसमें क्या करो, आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, R3 गोज टू R3 माइनस R2, देन लगाना R2 गोज टू R2 माइनस R1, है ना। जैसे ही आप ऐसा लगाओगे सवाल में आपको बड़ी खुशी मिलेगी, है ना, ऐसा करने से। ये तो 1 मिल जाएगा, ये भी 1 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा आपको Q माइनस P मिलेगा, है ना, बड़े मजे से। जैसे ही आप इसमें लगाओगे ये भी 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा, ये आपको मिलेगा R माइनस Q मिल जाएगा, है ना। जैसे ही आपने लिखा a प्लस 1 a प्लस 2 और ये हो गया a प्लस p बराबर 0, है ना। इसमें आप अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, R3 गोज टू R3 माइनस R2। जैसे ही आप ये लगाओगे ये डिटर्मिनेंट बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना, ये 0 हो गया, दिस विल ऑल्सो बी 0, और यहां पर क्या मिलेगा आपको p प्लस r माइनस 2q, है ना, बराबर 0। और यहां तो 1 मिला, ये 1 मिला, ये q माइनस पी, 1 1 q माइनस पी, और यहां पर क्या मिलेगा a प्लस 2 मिलेगा, a प्लस 1 a प्लस 2 और a प्लस p, है ना। अब जैसे ही आप इस वाले डिटर्मिनेंट को बच्चों ओपन करोगे, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे क्या मिल जाएगा, यहां पर देखते हैं, ओपन कर दिया, थर्ड वाले कॉलम, थर्ड वाले रो के अकॉर्डिंग कर दो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये शुरुआत वाले तो 0 हो गए, p प्लस आर माइनस 2q, है ना। इसको एक्सपेंड किया, ओपन किया, तो क्या मिला आपको a प्लस 1 माइनस a प्लस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब जैसे ही आपने, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, p प्लस आर बराबर 2q, और p प्लस आर बराबर 2q, उसका मतलब p q r बच्चों किसमें होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सवाल खत्म। ठीक, हाँ, तो बड़ा बच्चों सिंपल सा सवाल है, इसको इंटीग्रेट करना है अपन को, है ना। तो सिंपल सी चीज है, साइन एक्स और कॉस एक्स का आप ग्राफ जानते हैं, 0 से लेकर π/4 में क्या होता है, साइन एक्स कॉस एक्स से छोटा होता है। नहीं तो एक काम करते हैं, चलो उतना भी छोड़ें, अपन तो आसान बनाते हैं इस सवाल को। इसमें क्या करो, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो √2 टाइम्स ऐसा लिखेंगे, साइन एक्स माइनस π/4 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है इसको, 1/√2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया, तो साइन एक्स कॉस π/4 कॉस एक्स साइन π/4, है ना। जैसे ही आपने इसको लिखा तो इंटू dx, अब आप इसे 0 से लेकर π/4, अब आप √2 तो चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर π/2 तक हो गया ना, ये 0 से लेकर π/2 साइन के अंदर x माइनस π/4 इन द मॉडुलस, ओके, ये इंटू dx लिख दिया आपने, बड़ा सिंपल सवाल है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, 0 से लेकर π/4 में साइन एक्स माइनस π/4 क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो कैसे ऐसा, उससे कैसे ओपन करेंगे, विद नेगेटिव साइन, तो √2 टाइम्स नेगेटिव साइन से ओपन कर दो, 0 से लेकर π/4 में कितना मिला, साइन एक्स माइनस π/4 इंटू dx, ओके, ये लिखा आपने। अब जैसे ही दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे तो प्लस √2 टाइम्स, अब π/4 से लेकर π/2 में, π/4 में साइन के अंदर वाला एंगल क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो π/4 से π/2 में आप क्या करें,
इसको ब्रेक कर दें, जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। नाउ मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा इसको इंटीग्रेट कर सकता है। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर √2 - 1। इसको मैं इंटीग्रेट करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, यू कैन, एवरीबडी कैन इंटीग्रेट, है ना। सिंपल साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, डायरेक्टली यू कैन इंटीग्रेट इट, ओके, एंड गेट द आंसर। हाँ तो बच्चों ये सवाल दिया है, इसमें आपसे बोला है क्या, ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। बेसिकली इसमें सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव हैं, तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो सबसे पहली चीज ग्रेटेस्ट टर्म के लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट अपने दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो जो भी ऑल टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो भी टर्म होगा वही आपका ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है इस वाले सवाल में, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए एक आर नाम की बीमारी होती है। आर बराबर क्या होता है, n+1 अपॉन 1 + a अपॉन b मॉड। ए क्या है, ये पहला वाला टर्म, बी क्या है, सेकंड वाला टर्म, ओके। तो जैसे आप इसका वैल्यू इस वाले सवाल में कैलकुलेट करोगे, ए बी में आप क्या करना, एक्स का वैल्यू पुट कर देना, तो क्या मिलेगा आपको, n का वैल्यू तो 13 हो गया, +1 14 हो गया, 1 + a का वैल्यू क्या हो गया, 2 × x, x का वैल्यू कितना है 10, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 5 × 2, है ना। तो जैसे ही बच्चों आपने इसको कैलकुलेट किया, ये कितना निकल कर आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 14/3। अब मैं क्या है जनरली क्लास में सिखाता हूं, अगर ये इंटीजर मिलता है, अगर ये इंटीजर नहीं मिलता है तो आपको एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलता है। कौन सा होता है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होता है t टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r +1, है ना। और अगर r का वैल्यू इंटीजर मिलता है तो आपको दो टर्म मिलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, एक तो tr टर्म मिलता है, एक tr+1 टर्म मिलता है ना। लेकिन यहां पर क्या है, ये इंटीजर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r +1, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो कितना निकल कर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r, 14/3, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो t5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। और t5 टर्म कैलकुलेट करने के लिए मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर सकता है। t4+1 कितना हो गया आपका, t4+1 को जैसे ही आप कैलकुलेट करो तो बच्चों इसमें अपन t4+1 टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्या मिलेगा आपको, 13c4 इंटू कितना मिलेगा, 2x रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 2x रेज टू पावर हो जाएगा आपका 13 - 4 और 5 × y रेज टू पावर कितना मिल जाएगा आपको, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो ये जो टर्म होगा दिस विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस। तो इसमें अगर आप चाहें तो अभी x और y का वैल्यू पुट कर दें। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 13c4, x का वैल्यू कितना है 10, तो 20 रेज टू पावर कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 10 रेज टू पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं अपना जो भी ऑप्शन आता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल था, डायरेक्टली आप कैलकुलेट, बेसिकली इस सवाल में अप्रोच वही थी कि आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करें, ओके। हाँ तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। सवाल को देखें, 1 + x 1 - x, आंसर्स को भी देखें, आंसर्स में क्या दिख रहा है, sin इनवर्स x, इसका मतलब 1/1 - x² कहीं नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब नीचे 1/1 - x² आना चाहिए। क्या करें, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ऊपर बनेगा 1 - x, नीचे बनेगा 1 - x इंटू 1 + x अंडर रूट के अंदर, है ना। तो 1 - x ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे बन गया 1 - x²। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। जैसे ही आप दो पार्ट में स्प्लिट करोगे तो पहला वाला पार्ट तो बन जाएगा sin इनवर्स x इंटू dx, दूसरा वाला पार्ट बनेगा x अपॉन, प्लस में लिख देना, -x इंटू dx 1 - x², ओके, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पार्ट तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा। इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए मैं IMS लिख देता हूं, इंटरमीडिएट स्टेप। IMS मतलब इंटरमीडिएट स्टेप। तो सिंपल सा काम आपने क्या किया, 1 - x² को t मान लो, तो -x इंटू dx बराबर क्या हो गया, 1/2 इंटू dt हो गया। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन को लिख देता हूं मैं, कितना हो गया, dt/√t, और ये 1/2 एक ये बोनस है ना, इसको इंटीग्रेट कर लो तो कितना मिल गया, √t, ठीक है। और प्लस c तो लगाना ही है हमको, c लगा लो, एक ही बार में लगाएंगे हम। तो ये कितना मिल गया आपको, √t, t की जगह वैल्यू रख दो,
1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट, है ना, और ये क्या मिल गया आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जैसे ही आप ये लिखोगे, ये देख लो कौन सा नंबर ऑप्शन आ रहा है, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बड़ा आसान सा सवाल था, मतलब सिंपल, इसका इंटरमीडिएट स्टेप से इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द गुड आंसर, है ना, राइट आंसर। हाँ तो बच्चों कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 1 प्लस साइन एक्स, है ना। आप सिंपल सा काम है, इसमें क्या करो आप, एक तरीका तो ये है, क्योंकि सवाल के आंसर्स में क्या है, 10x/2 की फॉर्म में दिया है, तो अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, dx अपॉन साइन एक्स को लिख दो cos x, है ना, cos में π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना अपन। तो जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो क्या लिखना है यहाँ पर, 2 cos square x/2 माइनस 1। ठीक है, तो जैसे ही लिखोगे तो 1/2 इंटू dx अपॉन 2 cos square x/2 माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो cos square π/4 माइनस x/2, है ना। अब cos में तो आप स्क्वायर में लिखा है, तो π/4 माइनस x/2 लिखो या x/2 माइनस π/4 लिखो, एक ही बात है, तो इसे लिख देता हूं मैं sec स्क्वायर x/2 माइनस π/4 इंटू dx। ओके, इसको इंटीग्रेट मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा कर सकता है, तो ये क्या हो गया, 10 x/2 माइनस π/4 प्लस सी, है ना, और ये 1/2 होगा, अपॉन में कितना आएगा, 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10x/2 माइनस π/4 प्लस सी। तो मेरे ख्याल से जो सवाल में पूछा गया है हमसे, वो क्या पूछा है आपका, 10x/2 प्लस ए। तो ये जो लिखा है ये प्लस ए है, इसका मतलब a इक्वल्स टू कितना हो गया, π/4 विद नेगेटिव साइन। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर आपका 71। ओके, हाँ तो बच्चों इस सवाल में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है, आपको बोला है कि दो इंफॉर्मेशन है, एक तो ये दिया है और एक इसका वैल्यू दिया है ना, तो आपको बताना है इनका क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो सिंपल सा सवाल है, इसको पहले अपन ने क्लास में सॉल्व करना सीखा है। अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, NCR, है ना, इंटू NCR प्लस 1 या NCR माइनस 1 लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पर NCR माइनस 1 यहाँ पर लिख देता हूं R, और ये R बराबर क्या है आपका 1 से लेकर N तक जाता है ना। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे टाइप के सवाल हमने खूब सारे क्लास में करना सीखे हैं ना। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना, R माइनस 1, किसमें, इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, 1 प्लस, किसके एक्सपेंशन में होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में। ये क्या होता है, x की पावर r किसके एक्सपेंशन में होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में होता है ना। तो ओवरऑल हमको कोफिशिएंट क्या चाहिए, x की पावर r माइनस 1। प्रोडक्ट किया तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाने के लिए एक बढ़िया जुगाड़ लगाते हैं। व्हाट इज दैट जुगाड़, तो मैंने क्या किया, NCR को लिख देता हूं NCN माइनस r, है ना। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो समेशन r बराबर 1 से लेकर n, NCR माइनस 1 NCN माइनस r। अब आप इसको और इसको ऐड करके देखें, इसको और इसको आपने क्या किया, ऐड करके देखा, तो कितना मिला बच्चों, आपको n माइनस 1 मिल गया। n माइनस 1 क्या होगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब आप ऐसे x की पावर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें क्या है n माइनस 1 x, उनकी पावर का जो भी आप प्रोडक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट क्या होता है, x की पावर जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, x की पावर कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, ये किसके एक्सपेंशन में होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, इन दोनों के एक्सपेंशन में किसका कोफिशिएंट होगा, x की पावर n माइनस 1 का, क्या होता है, 2NCN माइनस 1। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो अपना जो Sn निकल कर आया वो 2NCN माइनस 1 आया, ऐसे ही Sn प्लस 1 आएगा, वो क्या आएगा, 2 टाइम्स n प्लस 1 CN प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब जैसे ही आपको सवाल में आप कैलकुलेट करोगे Sn प्लस 1 अपॉन Sn, कैलकुलेट करना, इनको फैक्टोरियल्स को ओपन करना, जैसे ही आप ओपन करोगे तो जो ओपन करने के बाद जो एक्सप्रेशन आती है वो मैं आपको लिखकर बताता हूं, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 अपॉन में जो मिलेगा आपको n स्क्वायर प्लस 2n, दैट विल बी इक्वल टू 15/4। यहां से जैसे ही आप n की वैल्यू, यहां से आप इक्वेशन को ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 8 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना,
जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो n बराबर आपको 2,4 ये आंसर मिलेगा। अब देख लेना ऑप्शन में आपके क्या आंसर दे रखा है, ठीक है ना। चलो ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आपको ये दिया है सवाल में, एक मैट्रिक्स दिया है 1 4 2 3 है ना, और एक ये इसका इक्वेशन दे रखा है। आपको बोला है कि इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लैम्डा इंटू आई के इक्वल आता है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज ऐसे टाइप के सवालों में क्या करते हैं अपन, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नाम की चीज होती है ना, और एक हैमिल्टन इक्वेशन होती है, उन दोनों इक्वेशन से अपन कुछ निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो एक काम करते हैं, सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं जरा, है ना। ओ कैरेक्टरिस्टिक वो जो डिटर्मिनेंट है ना उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो a माइनस लैम्डा इंटू आई, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को क्या करेंगे हम, 0 के इक्वल लिखेंगे। तो 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा। जैसे ही बच्चों इसको ओपन करोगे आपको मिलेगा लैम्डा रेज टू पावर 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, आपको हैमिल्टन इक्वेशन लगा देनी है। इसके बाद अगर अब क्योंकि लैम्डा है तो ए क्या करेगा, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 आई इज इक्वल टू 0। ये कहां से आया, बाई हैमिल्टन, है ना, बाई हैमिल्टन इक्वेशन। हैमिल्टन इक्वेशन से ये आया। अब अगर ये 0 आ गया तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म नजर आ रहा है, ये वाला ये थ्रू आउट टर्म, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a रेज टू पावर 4 माइनस 4a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और अगर ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2i बराबर कितना मिला बच्चों, लैम्डा इंटू आई। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना मिल गया, 2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हैमिल्टन इक्वेशन निकाली। बाई चांस की बात है ये पूरा थ्रू आउट टर्म क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। उसका फायदा क्या हुआ, 2i बराबर लैम्डा इंटू आई। लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट होकर कितना आ गया, 2 इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7-3। ठीक है, देखने में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ओपन करें और इस सवाल से अगर डरे नहीं तो ये सवाल क्या बड़ा आसान सवाल है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसमें e रेज टू पावर माइनस एक्स को जरा ऊपर ले जाओ तो क्या मिलेगा, e रेज टू पावर 4x e रेज टू पावर 6x अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1 इंटू dx, है ना। इसमें से कुछ बाहर निकालो, क्या बाहर निकाला जा सकता है, e रेज टू पावर 4x बाहर निकालो, 1 प्लस e रेज टू पावर 2x इंटू dx अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर 2x। इंटीग्रेट किया, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो मजा आ गया सवाल में, ठीक है, ये कैंसिल आउट किया। 4 e रेज टू पावर 4x का इंटीग्रेशन कोई भी जानता है, e रेज टू पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, अब a और b का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, e रेज टू पावर ax अपॉन b। तो मेरे ख्याल से ये जो हो गया ये a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया, 8। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। सवाल में दिया है 2 रेज टू पावर x प्लस 1 और 5 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर x। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि अपन ने इंडेफिनिट के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सॉल्व करते हैं। इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दो, है ना। पहले वाले पार्ट को लिख दो 2 रेज टू पावर x इंटू 2 अपॉन 10 रेज टू पावर x। दूसरे वाले पार्ट को लिख दो 5 रेज टू पावर x 1 अपॉन 5 माइनस 1 है ना, अपॉन 10 रेज टू पावर x इंटू dx, है ना। तो जैसे ही बच्चों आप इसको दो पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 1 अपॉन 5 रेज टू पावर x। ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर x इंटू dx। इस होल का आप इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 अपॉन 5 रेज टू पावर x अपॉन ln 1 अपॉन 5, है ना। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5 इंटू ln नहीं 1 अपॉन 2 रेज टू पावर x अपॉन ln के अंदर 1 अपॉन 2, है ना। ये ln 1 अपॉन 5 है और प्लस c लिख दो। इस ln 1 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ln 5। इस 5 रेज टू पावर x को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर माइनस x। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू माइनस 5 रेज टू पावर x अपॉन ln 5, है ना।
ये तो फर्स्ट वाला टर्म मिला और सेकंड वाला टर्म क्या मिला, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना मिलेगा 2 रेज टू पावर x विद नेगेटिव साइन, ये 5 रेज टू पावर x नेगेटिव आएगा, है ना, 2 रेज टू पावर x अपॉन, तो 1/5 इंटू 2 रेज टू पावर x इंटू ln कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, तो आप देखें, अब ध्यान से देखें, ये जो लिखा है ये 5 है, ये क्या है आपके सवाल में, ये है हमारा कैपिटल ए, ये हमारा है कैपिटल बी, और ये जो दिख रहा है ये हमारा है कैपिटल सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, बराबर 4। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4। जैसे ही आपने a प्लस बी प्लस सी को कैलकुलेट किया, ये 4 के इक्वल आ गया, सवाल आपका तुरंत बड़ी आसानी से खत्म हो गया। नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ओके, हाँ, नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, है ना। तो सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इसका इनवर्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, उसकी पावर -1 लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालते हैं। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। किसी भी, कोई भी आपका डिटर्मिनेंट है, उसका एडजॉइंट क्या होता है। अब देखो, ए का ऑर्डर अगर आपका 3x3 है, तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 3x3 होगा। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसका होगा, ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट, इसकी पावर कितना बच्चों, इसकी पावर 3 - 1 दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, इसकी पावर कितना अपना हो गया 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, अब एक चीज और पढ़ी है हमने, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1/a डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, वो तो इससे क्या लिखेंगे 1/a डिटर्मिनेंट की पावर 2। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 1/4 के इक्वल आ गया। ओके, क्लियर है, ए डिटर्मिनेंट आपको 2 दिया है, यहां पर इसका वैल्यू पुट अप कर दिया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1/4 के इक्वल आ गया, है ना। ठीक, और इसके बाद आपको बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट, इसकी पावर -1 बताओ। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट, इस होल की पावर -1, तो 1/4 इसकी पावर आप क्या लगा दो, -1 लगा दो। जैसे ही आप इसकी पावर -1 लगाएंगे 4 के इक्वल आ जाएगा, जो भी आंसर है दैट विल बी इक्वल्स टू 4। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पेपर की एनालिसिस थी बच्चों। आप पेपर को, कोई भी एनालिसिस में देता हूं या कोई भी बच्चा, सबसे पहला काम पेपर सॉल्व करता है, पेपर जैसे ही आपका खत्म हो सबसे पहले जाके खुद सॉल्व किया करें, देन उसके बाद गो टू द सॉल्यूशन, क्योंकि खुद करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद करेंगे, है ना, तो आपको अच्छे से होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज थोड़ा सा मैं दिन में वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है मेरे वीडियो में पीछे थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड बाय।